नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इच्छुक हैं नोट्स बनाने के और आप चाहते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके पास लिखित रूप में हो ताकि आप जब चाहें उसका रिवीजन कर सकें, क्योंकि एक बार कोई भी वीडियो देखने से या एक बार कोई भी किताब पढ़ने से आप उसे याद नहीं कर सकते हैं। मैं खुद की अगर बात बताऊं तो मेरे पास जो पॉलिटी की किताब है उसको मैं न जाने कितनी ही बार पढ़ चुकी हूं और अब स्थिति ये है कि मुझे ये तक पता है कि कौन से पेज पर क्या चीज़ दे रखी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा तथ्य एकदम बिल्कुल क्लियर याद है, लेकिन फिर भी एक स्मृति बनी रहती है आपके दिमाग में कि कौन से पेज पर हमने क्या लिखा था, उसका लिखने का तरीका क्या था, क्या हमने पैराग्राफ बनाकर लिखा था या हमने किस तरह से उसे लिखा था, किस ढंग से लिखा था। तो जब आप लिखेंगे तब आपके दिमाग में स्थिरता ज़्यादा बनी रहेगी। इसलिए जो लोग कहते ना कि उन्हें याद नहीं होता है, तो वो लिख कर एक बार याद करके देखें, उन्हें हमेशा याद रहेगा कि हमने इस चीज़ को इस ढंग से लिखा था या इस तथ्य को हमारे लिखने का तरीका ये था। तो जब आप लिखने बैठेंगे, जब आपको उसका कोई प्रश्न आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में वहाँ पर क्लिक होगा कि हमने तो ये प्रश्न को इस तरह से लिखा था, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं और उनको रिवीजन करते रहें। मध्यकालीन भारत का इतिहास मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैं इस समय दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्थाएं रही हैं उन पर चर्चा कर रही हूँ। अभी तक हम प्रशासनिक व्यवस्था देख चुके हैं, सैन्य व्यवस्था देख चुके हैं और इसके साथ साथ हम दिल्ली सल्तनत की न्यायिक व्यवस्था को भी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था और राजस्व व्यवस्था कि किस प्रकार के कर थे, किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था, कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही थी। उन सभी तथ्यों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें और लास्ट तक बने रहें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आईने अकबरी सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आईने अकबरी जिसकी रचना की थी अबुल फजल जी ने, इनके द्वारा लिखी गई आईने अकबरी में दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक। तो इसको बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके बाद हम देखें तो कृषि उत्पादन किस तरीके का था, क्योंकि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती थी, क्योंकि पहले उतना अधिक व्यापार को मान्यता नहीं थी जितना कि कृषि को। भारत एक किसान प्रधान देश रहा है और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो कृषि है वो बहुत ही पहले से चलती चली आ रही है। औद्योगिक क्रांति इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो कृषि का आप देखेंगे कृषि का वर्चस्व जो है हमेशा से ज़्यादा रहा है, प्रभावशाली रही है। तो कृषि उत्पादन किस प्रकार से था, कहते हैं कि यहाँ पर जो सिंचाई होती थी, जो खेती करते थे किसान, उसके बाद भाई खेतों को पानी चाहिए, फसलों को पानी चाहिए, तो उसके लिए इनके पास जो सिंचाई का साधन था वो था कुओं के द्वारा। कुओं के द्वारा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था, जो इनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी। परंतु कुछ स्थान पर नहरों का भी हमें अस्तित्व देखने को मिला है। अब आप खुद, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नहर जिसने खुदवाई थी या सबसे पहले नहर दिल्ली सल्तनत में अगर बात कर रहे हैं हम, तो किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये सबसे पहले कार्य किया गया था। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक नहर किसने खुदवाई, तो सर्वाधिक नहर खुदवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो नहरों का निर्माता गयासुद्दीन तुगलक। ये मैं जो बात कह रही हूँ दिल्ली सल्तनत के सेंस में कह रही हूँ कि दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माता कौन था, तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का जो शासक था जिसने नहरों पर ध्यान दिया वो था गयासुद्दीन तुगलक। परंतु सबसे ज़्यादा नहरें किसने खुदवाई, तो सबसे ज़्यादा नहरें खुदवाई फिरोज शाह तुगलक ने। इनके द्वारा सबसे ज़्यादा नहरें यमुना नदी से और इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी नदियां थी जिनसे इसने नहरें निकलवाई थी, ताकि उन क्षेत्रों को भी पानी प्राप्त हो सके जहां कुओं द्वारा सिंचाई संभव नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल का स्तर बहुत ही नीचा होता है, तो वहां कितना भी गहरा आप कुआं खोद लीजिए, पानी इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ऐसी जगहों पर नहरों की व्यवस्था की गई, जैसे राजस्थान के आप भाग ले सकते हैं, तो वहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे हम जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई हैं। तो फिर जब नहरें खुदवाई हैं तो जाहिर सी बात है
एक राजा अगर कोई कार्य अच्छा कर रहा है तो उसके बदले वो क्या चाहेगा, वो कर चाहेगा। तो इसने हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था अपनी जनता के ऊपर, वो जनता जो सिंचाई का प्रयोग करती थी, तो उसके ऊपर हक ए शर्ब सिंचाई कर ये लगता था 1/10। ये 1/10 के हिसाब से सिंचाई कर लिया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस तरीके के प्रश्नों को, जो भी तथ्य यहाँ लिखे हैं, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करिए और पढ़ते चलिए। आगे हम बात करेंगे तो भू राजस्व के प्रकार कौन कौन से थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 प्रकार का भू राजस्व रहा करता था। एक तो बटाई थी, दूसरा था मसाहत और तीसरा था मुक्ताई। बटाई, मसाहत और मुक्ताई। अब इसमें हम चर्चा करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है, इसमें यदि हम चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि खेत में जो बटाई होती थी, एक तो थी बटाई खेत में ही हो जाती थी। बटाई का मतलब आपको पता है, बटाई होता है कि किसी भी चीज़ को बांट देना, किसी भी चीज़ को बांट देना। तो एक होता है कि खेत में बटाई होती थी, तो जब फसल खेत में ही लगी हुई है, कि किसी भी किसान ने फसल खेत में ही लगा रखी है, अभी काटी नहीं है, तभी उसकी बटाई कर दी जाती थी कि तुम्हारी फसल अच्छी दिख रही है तो इतना भाग मेरा होगा और इतना भाग तुम्हारा होगा। दूसरी थी लाभ बटाई, ये फसल कटने के बाद। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो अगर फसल एक खेत में ही आपने बंटवारा कर लिया, इतनी फसल का आधा मेरा होगा। अब जब किसान को उपज हुई ही नहीं, फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी कारणवश खराब हो गई, तो फिर वो फसल का आधा भाग कहाँ से देगा, उसके पास तो कुछ रह ही नहीं गया, फिर उसके ऊपर फिर जबरन कर लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक लाभ बटाई भी होती थी। क्या था कि फसल कटने पर, ये इस प्रकार का जो ये भू राजस्व था, ये फसल कटने पर लिया जाता था। और एक था रास बटाई, ये अनाज का बंटवारा होता था। अब आप सोचेंगे ये किस प्रकार से, भाई फसल तो कट गई। अब फसल क्या होता है, आपने गेहूं के खेत देखे होंगे, तो गेहूं की जब फसल लगाई जाती है उसके बाद उसमें बालियां निकलती हैं, तो बाली काट कर डाल दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उन बालियों के अंदर से गेहूं निकलते हैं, उसके बाद अनाज तो वो गेहूं हुए ना, वो बाली तो भूसा बन जाती है, वो तो बेकार हो गया हमारे लिए, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। हालांकि अभी भूसा भी बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है, अभी तो भूसे का भी मूल्य है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ कि अनाज यदि हम देखेंगे तो अनाज तो गेहूं ही हुआ ना। तो गेहूं जब अनाज है तो अनाज के आधार पर बंटवारा की, आधा अनाज तुम्हारा और आधा अनाज भू राजस्व के तौर पर राजा के पास चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मसाहत की। मसाहत क्या था कि भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की जो भी पैमाइश की जाएगी, उसका जो बंटवारा होगा, उसके आधार पर यहाँ पर भू राजस्व लिया जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व लेना शुरू किया था। तो यहाँ पर जो आधार था वो था बिस्वा। आप देखते हैं ना, बिस्वा में भूमि, किसानों को इस बारे में, जिनका मतलब रहती होगी, जिनके पास ज़मीन होगी, उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी कि ज़मीन बिस्वा में रहती है, कितने बिस्वा है, इस तरीके से लोग पूछते नहीं है, तो उनको इस बारे में नॉलेज होगी। इसके बाद होता है मुक्ताई। ये पाठ्य प्रक्रिया पर आधारित थी, ये मिश्रित प्रणाली थी, इन दोनों का मिश्रण आप कह सकते हैं इसे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किसानों की उच्चतम जो श्रेणी होती थी, होत और मुकद्दम। किसानों की ये उच्चतम श्रेणी होती थी, होत और मुकद्दम। भूमि एकत्रित करने में अधिकारियों के ये सहायक बनते थे। जो होत और मुकद्दम हैं, ये भूमि कर को एकत्रित करने में, जो भी भूमियों पर लगने वाला कर था उसको एकत्रित कौन करता था, होत और मुकद्दम एकत्रित करते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने होत और मुकद्दम को भूमि और मवेशियों पर कर देने से छूट दी थी। तो भाई आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये इन लोगों को निश्चित कर दिया गया था कि आप सभी से कर लेंगे। इस प्रकार की ये प्रक्रिया रखी गई थी, क्योंकि हर किसान जा जाकर कर राजा के पास थोड़ी ना जमा करता था, तो कोई अधिकारी निश्चित किए जाते थे, फिर उन अधिकारियों की सहायता के लिए भी सहायक बनाए जाते थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कर निर्धारण में जो प्रचलित था कि अलाउद्दीन खिलजी की भूमि की वास्तविक माप प्रणाली, ये कर निर्धारण में प्रचलित थी उस समय की, क्योंकि इसने भूमि की पैमाइश एक नया तरीका निकाला था कि जो भी भूमि की वास्तविक माप है उसके आधार पर कर लिया जाएगा। बकाया राजस्व की जो भरपाई होती थी वो वजारत के रूप में होती थी और मुस्तक राज इसके लिए निश्चित किया गया था। इसके साथ साथ भूमि कर की जो दर थी वो 50% तक थी। भूमि कर की जो दर थी वो 50% तक दिल्ली सल्तनत के
काल में रही है। इसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई प्रणाली के आधार पर राजस्व लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व लिया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसने बटाई प्रणाली के आधार पर भू राजस्व लिया था। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। भाई समय काल अगर आपको सबका याद है तो आप देखिए समय क्रम के अनुसार ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, दीवाने कोही, ये कृषि विभाग था दीवाने कोही, इसकी स्थापना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब कृषि विभाग की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई खाद्यान्न की देख रेख, कहीं खाद्यान्न सड़ ना जाए, इस तरीके के सारे कार्य करना, फिर खाद्यान्न का सही ढंग से बंटवारा करना और लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना, इस तरीके का एक कृषि विभाग बनाया। और ये बनाया किसके द्वारा गया? तो ये बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। रट लीजिए कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि अकाल के समय कृषकों को सोनधर और तकावी ऋण दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात इसके बारे में जो निकल के आती है वो आता है कि दुर्भाग्य का राजा, जो भी करना चाहा सब कुछ इसके दुर्भाग्य के कारण खराब हो गया, नष्ट हो गया। चाहे इसकी जो भी प्रणालियां हुई हो, सांकेतिक मुद्रा की, या फिर इसका सैन्य, जो इसने एक अपना सैन्य मतलब सैनिक भेजे थे, एक सैन्य अभियान भेजा था, वो भी विफल रहा। इसके अलावा इसने क्या किया कि इसने लोगों पर ज़्यादा ऋण लगाया, कर थोड़ा ज़्यादा लगाया। इसने सोचा कि भाई मैं जनता को इतना सब कुछ दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर वसूलूंगा ताकि मैं उन्हें ज़्यादा दे सकूँ। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय इसके शासनकाल में अकाल पड़ जाता है और अकाल के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन लोगों को कर देना तो छोड़िए, उन लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको अपने पास से जो उसका राजस्व का जो धन होता है, एकत्रित जो राजा के पास धन होता है, उसे उसमें से भी धन निकाल करके देना पड़ा किसानों को, कृषि का मतलब ऋण के रूप में, कि भाई तुम अपना कार्य स्टार्ट करो, तुम अपना काम शुरू करो, ताकि तुम्हारे ऐसे भूखे मरने की नौबत ना आए। क्योंकि वो अच्छा राजा था, विचार उसके सही थे, लेकिन भाग्य उसके साथ नहीं था। भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया और दुर्भाग्यवश उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ, उसकी नीतियां कभी सफल हुई ही नहीं। तो यहाँ पर भी है कि कृषकों को उसने सोन धर दिया, तकावी जिसको ऋण कहते हैं, तकावी उर्दू या फिर तुर्की भाषा का शब्द है, तो उसको ऋण बोलते हैं। उसने ऋण भी दिया किसानों को। और ये जो ऋण था, बाद में जब फिरोज शाह तुगलक आया तो देखा कि किसानों की स्थिति पहले ही इतनी खराब है, तो उसने इस कर को माफ कर दिया था कि हम तुमसे इस ऋण को, जो ये ऋण हमने तुम्हें दिया है, ये हम तुमसे वापस नहीं लेंगे। इस संपूर्ण तकावी को फिरोज शाह ने माफ कर दिया था। इसके बाद गजे सिकंदरी हमें देखने को मिलती है। ये भूमि पैमाइश की एक पैमाना था, ये भूमि पैमाइश का एक पैमाना था जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था, या उनके द्वारा कहा जा सकता है लॉन्च किया गया था। आजकल लॉन्च शब्द बार बार आता है, कभी कोई मिसाइल लॉन्च होती है ना, तो वैसे ही। तो आगे हमें देखने को मिलता है कि गज सिकंदरी जो था, ये भूमि पैमाइश का पैमाना था जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा लाया गया था, लोदी वंश के शासनकाल में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सिक्के किस प्रकार के प्रचलित थे। अधिक मात्रा में सिक्के चले यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले सिक्कों का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। अब यहाँ पर सिक्के सोना, चांदी और तांबा तीनों ही मुद्राओं के चलाए गए, तीनों ही धातुओं के चलाए गए। सोना, चांदी और तांबा तीनों धातुओं के सिक्के जमकर चलाए गए, कह सकते बहुत सारे सिक्के चलाए गए। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? ये कुछ शब्द हैं जो कि उस समय के जो लेखक थे उनके द्वारा लिखे गए। फरिश्ता का कहना था कि सुल्तान बनने से पहले देवगिरी पर अपने हमले में अलाउद्दीन खिलजी ने 7.7 मीट्रिक टन सोना और 12.8 मीट्रिक टन चांदी हासिल की थी। अगर ये आंकड़े झूठे नहीं हैं और ये अतिशयोक्ति नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जो टन में सोना और टन में चांदी की ये मात्रा लिखी हुई है, ये बहुत होती है। किसी भी राजा के पास इतनी संपत्ति होना और कहीं से इतना धन लूटना, ये बहुत ही बड़ी मतलब बात है, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आता है, इतिहासकार कहते हैं कि जितने भी ये लेखक लिखते थे, ये अतिशयोक्ति अलंकार में अपने शब्दों का प्रयोग करते थे। और ये जो 7.7 मीट्रिक टन सोना है, ये इनका अतिशयोक्ति में हो सकता है।
तो इनका कहना था कि इतना सोना और चांदी अलाउद्दीन खिलजी ने केवल देवगिरी पर आक्रमण करके लूटा था। इसके बाद बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि मलिक काफूर के मालाबार हमले में अपने 241 मीट्रिक टन सोना लूटा, और जो अतिशयोक्ति हो सकती है, वो स्वयं कहता है कि हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो सकती है। मतलब वो तो ये कह रहा है कि मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये अतिशयोक्ति ही लगेगी। भाई लगनी ही चाहिए, 241 मीट्रिक टन बहुत होता है सोना। यहाँ तो 1 किलो भी लोग देख लेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा सोने के लिए। तो मलिक काफूर के मालाबार हमले में उसने 241 मीट्रिक टन सोना लूटा, जो अतिशयोक्ति हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई। इसके बताने का रीज़न ये था कि जब इतना सोना लूटा गया तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रयोग करना ही था। तो इन लोगों ने उसी सोने का प्रयोग सिक्कों को बनवाने में किया। सिक्कों की ढलाई हुई सोने और चांदी के सिक्के प्रचुर मात्रा में बनवाए गए। परंतु इसी तरफ जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बंगाल में चांदी का उस समय बहुत ही ज़्यादा अकाल सा पड़ गया था, बहुत ही कमी आई बंगाल में चांदी की, क्योंकि अधिकतर सोना और चांदी लूटकर कहाँ ले जाया गया, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो बंगाल में चांदी की हमें कमी देखने को मिली थी। उसके बाद मुद्रा मानकीकरण के बारे में बात आती है कि मुद्रा का मानकीकरण किसने किया, तो ये है इल्तुतमिश। अब आप सोचेंगे मानकीकरण क्या, कि एक निश्चित मान में एक मुद्रा बनाना, कि इतने मतलब टके का, या फिर एक कह सकते हैं टंके का इतने का टंका बनेगा या इतने का जीतल बनेगा। मुद्रा का एक मानक तय करना कि इतने की ही मुद्रा बनेगी, ये किसके द्वारा किया गया, ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। देखिए मैं आपको जो भी बातें समझाती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप तक समझ में आती होंगी और आप उन्हें समझ पाते होंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार रिव्यू अपना जो भी है, जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो प्लीज़ मुझे बताया करें कि जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ आता है या नहीं आता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने दो मुद्राएं जारी की थी, टंका जो कि चांदी का होता था और जीतल जो कि तांबे का होता था। रट लीजिए, टंका और जीतल किसने जारी किया था, इल्तुतमिश ने जारी किया था। टंका किसका होता था, चांदी का होता था, और जीतल तांबे का होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा चलाने का श्रेय, जो कि असफल प्रयास रहा, किसने शुरू किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इसके असफल होने का कारण ये था कि इसके शासनकाल में जो सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी उसकी बहुत सारी नकली मुद्राएं बनकर बाजार में आ गई, जिससे इसको बहुत ही ज़्यादा आप कह रहे हैं कि हानि हुई, इसको हानि हुई और इसकी वजह से इसका ये प्रयास असफल हो गया। इसके अलावा सोने का इसने सिक्का चलाया था जिसको दीनार की संज्ञा दी इब्न बतूता ने। अब एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो रही है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 333 से लेकर के 347 तक ये भारत 1333 से लेकर के 1347 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसने कि किताबुल रहला में ये लिखा है कि जो सोने का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था वो दीनार थी, भाई दीनार की संज्ञा दी थी। इसके अलावा इसने एक अदली सिक्का चलाया जो कि चांदी का सिक्का होता था, 140 ग्रेन का, 140 ग्रेन का ये होता था। अब ये मानक ही तो है कि 140 ग्रेन का ही, जितने अदली बनेंगे वो सारे 140 ग्रेन के बनेंगे। आगे हमें देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि इसने तांबे का भी सिक्का चलवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको कि दिरहम कहा जाता है। आधा चलवाया, जो आधा, ये सिक्कों के नाम है, आधा बिस, जीतल का ये 50% होता था और जीतल का 25% बिस होता था। इसके अलावा दांग चलवाया जो कि तांबे का होता था, और शशगनी चलवाया जो कि चांदी का होता था। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए कि ये सिक्के किसने चलवाए हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि शशगनी सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलवाया गया। सिर्फ ये ही नहीं पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि शशगनी सिक्का किसका बना होता था, तो ये चांदी का बना होता था। मैंने एक एक बात आपको क्लियर करी है। तुर्की सुल्तानों की जो नीति थी, जो आर्थिक नीति थी जिस पर वो कार्य करते थे, वो थी हनफी विचारधारा, हनफी विचारधारा। और इसके साथ साथ इस्लामी अर्थव्यवस्था जो चल रही थी वो चल रही थी अबू याकिब की किताबुल खराज पर आधारित थी। किताबुल खराज जो अबू याकिब ने लिखी थी, उसमें जो बातें कही गई थी, उसमें जो अर्थव्यवस्था बताई गई थी, वो इस्लामी पद्धति, इस्लाम धर्म वाले अपनाए हुए थे। जबकि जो तुर्की शासक थे वो हनीफ विचारधारा पर अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी आर्थिक नीतियों को चला रहे थे।
आगे हम बात करेंगे करों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं करों का वर्णन आपको बताने जा रही हूँ कि दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के कर बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। सबसे पहला था उश्र, उसके बाद था जजिया, उसके बाद था ज़कात, उसके बाद था खुम्स और फिर खराज। उश्र, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, इस तरीके से आप रट सकते हो। मुझे ऐसे ही याद है, उश्र, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, आप ऐसे ही रटिए। और ये पांचों जो कर थे दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थे। उश्र क्या था ये भी पूछा जा सकता है। तो उश्र ये ऐसा कर था जो सिर्फ मुस्लिमों पर लगता था, ये हिंदुओं पर नहीं लगता था, ना ही किसी और जाति के मतलब लोगों पर लगता था, ये केवल मुस्लिमों पर लगता था, जो कि 10 से 5%, 5 से 10% होता है, 5 से 10% हुआ करता था। इसके बाद जजिया की बात करें, जजिया बहुत फेमस रहेगा, अकबर के शासनकाल तक ही नहीं उसके बाद तक भी फेमस रहेगा। तो जजिया की बात करें, ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था, गैर मुस्लिमों पर, ठीक है। अभी भी इसमें ब्राह्मण शामिल नहीं थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक, यहाँ FST से मतलब है फिरोज शाह तुगलक से, इसने ये कर ब्राह्मणों पर भी लगाया। दिरहम का 12, 24 और 48 इस तरीके से ये कर लगाया जाता था। तो गैर मुस्लिमों पर जजिया कर और ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद होता था ज़कात, ये मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था। केवल मुस्लिमों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था वो होता था ज़कात, और ये 2 से लेकर के 2.5% तक हो सकता था। इसके बाद आता है खुम्स। अब ये खुम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ही एग्जाम्स में ये पूछा गया था कि खुम्स क्या है। तो लूट और खजानों से, और जो भूमि में गड़ा हुआ धन होता है ना, उससे जो धन प्राप्त होता था वो खुम्स कहलाता था, और उससे भी कर लिया जाता था। अब ये कर बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता था, ये 1/5% या फिर 20% राज्य लेता था और 80% सैनिकों में बांट दिया जाता था। क्योंकि अगर उसमें ज़्यादातर मेहनत देखी जाए, भाई कोई कहीं पर किसी राज्य में कोई लूट करने जाता था, तो सैनिकों का जो नेतृत्व होता था, सैनिकों की जो भूमिका होती थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। तो सैनिकों का इसमें श्रेय ज़्यादा होता था, इसलिए सैनिकों को दिया भी ज़्यादा जाता था। खराज गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला ये कर था, ये गैर मुस्लिमों से, तो गैर मुस्लिमों से 2 कर हो गए, जजिया हो गया और खराज हो गया। ये 1/3% से 1/5%, 30 से 50% तक हो सकता था। इसके बाद आगे हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कर लगाए थे, क्योंकि इनके कर अलग थे। इन्होंने मकान कर लगाया और चराई कर लगाया, मकान कर और चराई कर 2 नए कर इन्होंने लगाए थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर, जो पशु दूध देते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। तो जैसे किसी ने अगर गाय पाल रखी है और उसकी गाय दूध देती है तो उसको चराई कर देना होता था। इसके अलावा व्यापारिक कर इसने लगाया था, जो हिंदू और मुस्लिमों दोनों पर था, परंतु दोनों पर लगने वाले कर का जो अनुपात था, जो देना पड़ता था वो अलग था। हिंदुओं को 5% देना पड़ता था, जबकि मुस्लिमों को 2.5%, बिल्कुल आधा था मुस्लिमों के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हिंदू बहुत परेशान हो जाते थे, कोई गरीब हिंदू होता था, तो फिर वो अपने धर्म को त्याग देता था। वो कहता था ठीक है, फिर हम मुस्लिम ही बन जाते हैं कि कम से कम कर तो आधा देना पड़ेगा, इतना कर तो नहीं देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं भूमि की, किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी। तो एक खालसा भूमि हुआ करती थी। ये भूमि होती थी कि ये खाली भूमि होती थी, जो कि सुल्तान की भूमि कहलाती थी, और ये कर मुक्त होती थी, इस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता था। अब सुल्तान अपनी जमीन पर ही थोड़ी ना कर लगा लेगा। आगे हमें देखने को मिलता है एक इक्ता भूमि होती थी। तो क्या होता था कि नगद वेतन ना देकर के, मैंने बताया ना, इक्ता दिया जाता था, तो इक्ता के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो इक्ता भूमि कहलाती थी। और इल्तुतमिश इस प्रणाली का प्रणेता माना जाता है। प्रणेता मतलब उनके द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया। इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। ई और ई दोनों में ई कॉमन है, इल्तुतमिश और इक्ता। आगे हमें देखने को मिलता है कि बलबन जो शासक रहा है, बलबन ने इक्ता को अपने उत्तराधिकारी को वापस देने पर बैन लगा दिया। वापस देने का क्या मतलब होता था कि शासन वंशानुगत चलता था, तो जब किसी भी वंशानुगत के तौर पर किसी का उत्तराधिकारी आता था और उसके पिता ने यदि वो इक्ता में वो भूमि प्राप्त की होती थी, तो वो भूमि उसकी हो जाती थी। लेकिन बलबन ने क्या किया, बलबन ने इस उत्तराधिकारी वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया। बलबन ने कहा नहीं, इक्ता में जो भूमि जिसके नाम पर है, जिसको दी गई है, सिर्फ उसी तक सीमित रहेगी, उसके आगे वो उसके उत्तराधिकारियों को नहीं दी जाएगी।
आगे हमें देखने को मिलता है नगद वेतन। मैंने बताया था कि नगद वेतन देना प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, कम देता था, ज़्यादा नहीं देता था, देता कम ही था, लेकिन बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के बाद देता था कि भाई वस्तुओं का रेट तय है, इससे ज़्यादा महंगी हो ही नहीं सकती, तुम्हें हम नगद वेतन दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं इतने में तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। तो नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए ना, ये सारे पूछे जाते हैं। अब मैं इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का सेशन खत्म करने के बाद आपके लिए पता है क्या लेकर के आऊँगी, क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी दिल्ली सल्तनत से, कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हाई लेवल से लेकर के मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं ना, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तक आपको पढ़ाऊँगी। आगे बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक एकता को इसने फिर से प्रारंभ कर दिया, क्योंकि हमने देखा इसने शासन जो भर्तियां थी सैनिक पदों पर, उसने पदों को वंशानुगत कर दिया था। तो यहाँ इक्तेदार भी वंशानुगत हो गए कि भाई मेरे, अगर मैंने एकता प्राप्त की है तो मेरे बाद जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे उनको भी वो एकता के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक एकताएं किसने बांटी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बांटी थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुक्त भूमि। मुक्त भूमि भी होती थी, वो भूमि जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता था। ऐसी भूमि को क्या कहते थे? मिल्क कहते थे, वक्फ कहते थे और इनाम कहते थे। अब इस तरीके की भूमि कैसे तय होती थी? जैसे किसी को पेंशन के तौर पर मिली, या फिर दान हेतु धर्म के लिए वक्फ बोर्ड, सुने ना आपने कि अभी आपने अयोध्या वाला जब मामला आया था तो आया था ना एक मुद्दा की जो भूमि थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। तो वो दान विभाग होते हैं, तो धार्मिक कार्यों के लिए, तो जैसे मस्जिद बनना एक धार्मिक कार्य है ना, तो मुस्लिम धर्म में मस्जिद बनना एक धार्मिक कार्य है, उसके लिए जो भूमि है ना वो वक्फ बोर्ड को दी जाती थी। तो वैसे ही एक वक्फ था, उस टाइम से तो चलता चला आ रहा है, अभी भी है। फिर मिल्क, ये जो राजा द्वारा प्राप्त होती थी, जो राजा देता था ना किसी को, उसको मिल्क बोलते थे। फिर आगे हमें चलकर हमने क्या देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ, इसने इस मुक्त भूमि को भी अपने कब्जे में ले लिया कि ये मुक्त भूमि है, कोई वक्फ को हम नहीं देने वाले, ना ही हम किसी को अपनी तरफ से दे रहे हैं, ना ही हम पेंशन के तौर पे किसी को दे रहे हैं। ये भूमि मेरी है, मैंने अपने अंतर्गत इसको रख लिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा लालची किस्म का व्यक्ति, यहाँ भी उसने लालच दिखा दिया। और ये जो मुक्त भूमि होती थी, जो वक्फ को दी जाती थी या फिर इनाम के रूप में दी जाती थी, ये कर मुक्त होती थी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगता था। अब इनाम के रूप में जो भूमि मिली है, आप उस पर कुछ भी करिए, आप कितना भी अनाज उगाइए, उससे आपको कर देना नहीं पड़ेगा। या वक्त पे आप किसी भी प्रकार का कोई मस्जिद बना रहे हैं तो वहाँ जो भी लोग दान दे रहे हैं, तो उससे आपको किसी भी प्रकार का कर देना नहीं पड़ेगा। ये जो मुक्त भूमि थी, इसको मोरलैंड नामक एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इसको अनुदान कहा है। जो मुक्त भूमि है उसको अनुदान की संज्ञा मोरलैंड ने दी है। गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें वापस कर दिया था, जितनी भी ये भूमि, जो कि आप देख रहे हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी लालची शासक, इसने अपने अंतर्गत रख लिया था। उसको गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो उसने सारी भूमि वापस कर दी कि हमें ऐसे दान वाली ये मुक्त भूमि जो है, जो कि धार्मिक कार्यों में लगने वाली थी या कहीं ऐसे, तो इसको हम नहीं रखेंगे, हम इसे दान कर देंगे। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की आर्थिक और राजस्व की जो व्यवस्था। इसके बाद हमें क्या पढ़ना? हमें इनकी भाषा के बारे में पढ़ना है, हमें इनकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। मैं टॉपिक को धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ, एक साथ पढ़ेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा और आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तो आपको लिखने में भी आसानी रहेगी, आप इजीली मेरे साथ जैसे मैं बोलती हूँ उसको लिख सकते हैं और याद करके रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ इसे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।